मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 125 टू 126। ये सुनकर ईशान बोलता है, मुझे पता है आप क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे पैदाइश के बारे में वाकई कुछ भी नहीं पता है। इनफैक्ट ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए क्योंकि आप मेरे फादर हैं। आपको पता होना चाहिए मेरी पैदाइश के बारे में। मुझे तो जल्दी बताया था कि मेरी माँ मेरी पैदाइश के वक्त इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर अभिनव जी अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं, मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारी माँ कभी 1 साल के लिए, कभी 2 साल के लिए, कभी 6 महीने के लिए गायब हो जाया करती थी। यह सुनकर ईशा फिर से मजाक उड़ाने वाले लेजर में अभिनव जी को बोलता है, कितने अजीब बातें हैं, आपको अपने ही बच्चों की पैदाइश के बारे में नहीं पता, जबकि ये सब मुझसे बड़े हैं। इसका मतलब है कि आप और मामा उसे वक्त साथ में थे। ये सुनकर अभिनव जी बोलते हैं, शायद मैं तुम्हारी माँ का कभी भरोसा ही नहीं जीत पाया, इसलिए उसने यह जरूरी नहीं समझा कि वो हमारे खुद के बच्चों के बारे में मुझे बताएं। वो भरोसा शायद देवांश ने हमेशा से जीत रखा था, इसीलिए हमारे बच्चों को उसने देवांश को दे दिया बिना मुझे बताए। अभिनव जी के बातों में कड़वाहट वहां बैठा हर एक इंसान महसूस कर सकता हूं, लेकिन ईशा को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अभिनव जी किसी बात पर ध्यान देते हो और ईशा की तरफ देखकर बोलते, तुमने क्या कहा? मुझे मेरे बच्चों के बारे में नहीं पता, इसका मतलब क्या है? ये सुनकर इस बार ईशान बोलता है, इसका मतलब यह है कि मेरे अलावा आपके और 3 बेटे हैं। अभिनव जी को तो आज झटके पर झटका लग रहा था। वह हैरानी से बोलते, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर ईशान बोलता है, हम चारों क्वाड्रुप्लेट्स हैं। ये सुनकर अभिनव जी के बगल में बैठा अनिकेत जी बोलता है, तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला, एक ही बार में 4 बच्चे। ये सुनकर अभिनव जी अनिकेत जी को गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं, ये भी मजाक का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अभिनव जी ईशान को देखकर बोलते हैं, वह सब कहाँ है? ये सुनकर ईशान बोलता है, जल्दी आ जाएंगे, बस अब वापस। फिर ईशान को सोते हुए अभिनव जी की तरफ देखकर बोलता है, मिस्टर अभिनव। ये सुनकर अभिनव जी को देखकर बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा हूं और तुम अगर मुझे वैसे ही ट्वीट करो तो अच्छा होगा। ओके पापा। ये कहकर आगे कुछ कहने वाला था कि अभिनव जी से पहले ही बोलते हैं, अपने कमरे में जाकर आराम करो और फ्रेश होकर डिनर करने आ जाओ नीचे, बाकी बातें बाद में होगी। ईशा पहले ही वहां से जा चुकी थी। ईशान अपना सर हमें हिलता है। एक सर्वेंट सामने आता है। अभिनव जी उसको ईशान को अपना कमरा दिखाने को कहते हैं, तो वो हमें सही लाकर शाम को हमें दिखाने के लिए उसको इशारा करता है। तो अभिनव की शान से बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कमरा तैयार कर दूंगा, तुम्हें जैसे चाहिए होगा। कल के गली तैयार हो जाएगा, तुम अपनी रिटायरमेंट बता देना। और वो दूसरे सर्वेंट को बुलाकर इसके सर करके कहता है, तुम इंसान की सारी रिक्वायरमेंट पूछ लेना। वह सर्वेंट हाँ में इशारा कर देता है। ईशान जाने लगता है कि फिर से अभिनव जिसको आवाज देते हुए बोलते इंसान पीछे मुड़ता है। तो अभिनव जी बोलते हैं, अपने तीनों भाइयों से कहो जल्दी घर वापस आ जाए और उन तीनों को भी कैसा कैमरा चाहिए बता देना। मैं चाहता हूँ उन दिनों के आने से पहले उनका कमरा तैयार हूँ उनके हिसाब से। ईशान अपना सर हमें दिला देता है और सर्वेंट के साथ ऊपर जाने लगता है। अभिनव जी दूसरे सर्वेंट को कहते हैं, सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर को बुलाओ। अगर ईशान किसी और आर्किटेक्चर से करना चाहता है तो पूछ लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आदि अपने वॉशरूम से फ्रेश होकर निकल ही था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वह जैसे रिसीव करता है, दूसरे तरफ से कोई कुछ कहता है और वह गुस्से में बोलता है, उन्हें कहो कालीघाट हवेली के पास लड़की को लेकर जा रहे हैं और वही आने के लिए। ये कहकर वह सामने वाले की आगे की कोई भी बात सुन भी नहीं कॉल काट देता है। वही अयान के पास भी किसी का कॉल आता है और वह गुस्से में बोलता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। ये कहकर वह कॉल काटकर अपना फ़ोन अपने बेड पर फेंक देता है। इसी तरीके से ईशान के पास भी कॉल आता है और उसकी दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है और ईशान शांत आवाज में कहता है, ठीक है। वही एक सुनसान हवेली के अंदर एक लड़की को कई गुंडे पकड़कर खड़े थे। वो लड़की छटपटा रही थी और खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। वह नहीं समझ पाई थी कि उसे इन लोगों ने पकड़ क्यों रखा है, उसने आखिर किया क्या है।
वह सारे ही गॉड्स अच्छे यूनिफॉर्म में थे जिसे देखकर लग रहा था कि वह सब किसी बड़े इंसान के लिए काम करते हैं। एक बॉडीगार्ड जो उसे लड़की का एक हाथ पकड़कर खड़ा था वह अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड को कहता है जो उसे लड़की का दूसरा हाथ पकड़कर खड़ा था। वह बोलता है इसे बॉस ने कहा है मुझे लाने इसलिए इस लड़की को छोड़ दो। तो वह बॉडीगार्ड बोलता है मेरे भी बॉस ने कहा है इस लड़की को लेकर आने के लिए, तुम भी छोड़ दो, मेरे बॉस आएंगे ना तो तुम्हें बताएंगे। ये सुनकर एक और बॉडीगार्ड जो उसे लड़की के गर्दन पर चाकू रख था वह बोलता है तुम दोनों मेरे बॉस को नहीं जानते हो, एक बार सामने तो आने दो, तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे और तुम्हारे बॉस भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वह तीनों ही अपने अपने टीम के लीडर थे और वह तीनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब बाकी उनके टीम मेंबर उन तीनों को देख रहे थे कि उनके लीडर आखिर लड़ क्यों रहे हैं। उन तीनों का ही शिकार तो वह लड़की थी। तभी वहां पर किसी के जूते की आवाज आती है। सब उधर देखते हैं तो वहां से सामने की तरफ से ईशान आ रहा था। ईशान अंदर आया ही था, वह कुछ बोलता है उससे पहले उन सबको फिर से जूते की आवाज आती है। वह सब फिर से घूम कर देखते हैं तो यह आयन था। ईशान अयान दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। अभी फिर से उन बॉडीगार्ड में से एक टीम लीडर कुछ बोलने वाला था, तभी उन सबको फिर से किसी के जूते की आवाज आती है। इस वक्त वह सब अपनी रीढ़ की हड्डियों में ठंडक महसूस कर सकते थे। आखिर थी आदि की पर्सनैलिटी ऐसी। आदि अंदर आता है। आदि को देखकर अभिषा और अयान दोनों की ही नजरें एक दूसरे से हटकर आदि पर चली गई थी। वह तीनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। ईशान आदि को देखकर बोलता है वो लड़की मुझे चाहिए। ये सुनकर अयान बोलता है सोचना भी बात, वो लड़की मेरा शिकार है। ये सुनकर आदि बोलता है लेकिन वो लड़की पहले मेरे हाथ लगी है इसलिए भूल जाओ तुम दोनों। वही वह लड़की, वह तो जैसे सदमे में ही चली गई थी। वह उन तीनों को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी पागलों को देख रही हो। लड़की जानना चाहती थी कि उसने आखिर क्या किया जो उसने इतने तीन बड़े लोगों को नाराज कर दिया। तभी ईशान अपने पॉकेट से बंदूक निकालकर बोलता है सोचना भी मत। वह दोनों बंदूकन को एक अयान की तरह पर एक आदि की तरफ तान देता है। ये देखकर अयाम राधे ईशान को मजाक उड़ाने वाले नजरों से देख रहे थे। ये बहुत नॉर्मल सी बात थी कि ईशान कभी भी आदि और अयान पर गोली नहीं चलाएगा और ना ही आदि और अयान चलते, क्योंकि ईशान ईशा का भाई था और क्योंकि अयान और आदि देवांश मल्होत्रा के बेटे थे। उसे देवांश मल्होत्रा के जिसने ईशान को बचपन से पाला है उसके लिए अपने खुद की फैमिली से भी बढ़कर है। आदि शान को देखकर बोलता है तुम ईशा की भाई हो ना। आदि की बात सुनकर ईशान ऑफेंड हो जाता है और वह खुद के कॉलर को ठीक करते हुए बोलता है इससे क्या मतलब है तुम्हारा? ऑफ कोर्स में और ईशा भाई बहन है, वह भी सगे खून का रिश्ता है हमारा। जब वो लड़की सुनती है कि वो लोग किसी ईशा की बात करें तभी उसे याद आता है कि आज ही उसने ईशा नाम की एक लड़की से बदतमीजी की थी और उसे बहुत रूट बिहेव किया था और उसकी इंसल्ट भी की थी ईशान के ऑफिस में। हाँ, वह लड़की ईशान के कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी। अयान को सोते हुए आदि की तरफ मुड़कर बोलता है मुझे नहीं समझ आता तुम क्यों ईशा की लाइफ में इतना इंटरेस्ट लेते हो। तुम अभी आए हो ईशा की लाइफ में, समझे तुम्हें दूर रहना चाहिए उसकी लाइफ और उसके मामलों से। उसको सॉल्व करने के लिए मैं हूँ और मेरे ख्याल से अब इसका एक भाई भी आ चुका है। ये सुनकर ईशान को भी अयान की बात हुई ठीक लगती है। वह भी नहीं समझ पा रहा था कि आदि को ईशा से इतना फर्क क्यों पड़ता था और ईशा कितना केवल क्यों करता था। वह अयान का समझ सकता था क्योंकि आयन और ईशा का पूरा बचपन साथ गुजारा था। आदि अयान को देखकर बोलता है वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम अभी इस काबिल नहीं हो कि मेरे मामलों में दखल दे सको। ये कहकर कोई कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही आदि ने अपनी बंदूक निकालकर 4 गोलियां चढ़ाई, जिसमें से 2 गोलियां उसे लड़की के दोनों हाथों में और 2 गोलियां उसे लड़की के दोनों पैरों में लगी। वो लड़की बिल्कुल चटपटा गई, लेकिन आदि ने ऐसी जगह पर गोली मारी थी जहां पर वो लड़की मारेगी तो बिल्कुल भी नहीं, बस तड़पेगी। जब किसान रयान ये चीज देखते हैं तो दोनों ही आदि को घूरने लगते हैं। आदि बोलता है मेरे पास तुम दोनों की तरफ फालतू टाइम नहीं है। ये कहकर आगे फिर से कोई समझ पाता। इस बार अयान और ईशान ने साथ में अपने पॉकेट से छोटी सी चाकू निकाल और उसे लड़की की तरफ फेंक दी। वह चाकू सीधे जाकर उसे लड़की के कंधे पर लगी, जो कटी तो ज्यादा नहीं थी लेकिन उसमें से खून काफी निकलने लगा था।
वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए और दर्द से तड़पते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ईशान, आदि और अयान तीनों के ही बॉडीगार्ड्स इन तीनों का अजीब नज़रों से देख रहे थे। उनमें से एक बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड के कान में बोलता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि यह लोग आपस में क्यों शिकार। एक और मैंने कभी नहीं देखा बॉस को कि वह खुद पर्सनली किसी को मारने के लिए आए हो। ये सुनकर दूसरी टीम का बॉडीगार्ड बोलता है, तुम सही कह रहे हो, मैं भी अपने बॉस को कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है इस लड़की ने हम तीनों के बॉस को बहुत ज़्यादा ही नाराज कर दिया है, इसलिए तीनों खुद आए हैं, वरना वह तो कभी भी नहीं आते हैं इतनी छोटे मोटे कामों के लिए। आदि अपने बॉडीगार्ड को देखकर बोलता है, इस लड़की की जबान का डोरी मनी नहीं चाहिए। ये कहकर वहां से निकल जाता है। आदि को जाते देखा अयान को सोते हुए अपने बॉडीगार्ड को देखते हुए डेविल स्माइल करके बोलता है, एक काम करो, इसके होठों को भी सी दो। जब आदि यह चीज सुनता है तो पीछे मुड़ के अयान को देखकर की स्माइल देकर बोलता है, वाकई तुम मेरे ही भाई हो। ईशान भी अपने एक बॉडीगार्ड को देखकर बोलता है कि आंखों को भी सी दो, मैं नहीं चाहता कि अब कुछ देखने या सुनने या बोलने के लायक बच्चे। वह सारी बॉडीगार्ड सुन तीनों को हैरानी से देख रहे थे। सिंपल तरीके से वह तीनों ही इस लड़की को अपाहिज बना चुके थे, जो ना देख सकती थी, जो ना सुन सकती थी और ना बोल सकती थी, और उसके दोनों हाथ भी बेकार हो चुके थे क्योंकि वह लोग जानते थे कि जो चाकू और गोलियां उसे लगी हो बहुत जहरीले थी। इसकी वजह से उसके हाथ काम करना बंद कर दिया और ना ही इसके पर किसी काम के थे। इसका साफ मतलब था कि उन तीनों ने मिलकर उसे लड़की को पूरी तरीके से अपाहिज बना दिया था। वह जिंदा थी लेकिन उसका जिंदा रहना कोई मतलब कहीं नहीं था। वह लड़की खुद ही कुछ दिनों में अपनी जान जरूर ले लेगी। क्या लगता है क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। वह तीनों ही वहां से निकल चुके थे और अपने अपने घर में बैठकर वापस से अपने मैंशन की तरफ निकल गए थे, क्योंकि ईशान को याद था कि अभिनव जी ने उसे क्या कहा था, जल्दी फ्रेश होकर आने, सब साथ में डिनर करेंगे। वह भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर करना चाहता था। जब ईशान घर पहुंचता है तो वह देखता है कि डाइनिंग टेबल पर सिर्फ और सिर्फ अभिनव जी बैठे थे। आदि और अयान को देखकर अभिनव जी उन दोनों को भी साथ बैठने को कहते हैं। आदि और अयान भी वहां पर बैठ जाते हैं। ईशान वहां पर बैठते हुए बोलता है, ईशा कहाँ है। अभिनव जी ईशान को देखते हैं पर कुछ कहते नहीं है। वहीं पर बहुत सारे नौकर खड़े थे, सर अपना अपना सर झुकाकर खड़े थे। वह सब डर रहे थे कहीं ईशान उनसे ही कुछ ना पूछ ले। तभी अयान वहां से उठाते हुए बोलता है, मैं ईश्वर के साथ खाना खाऊंगा। ये कहकर वह वहां से जाने लगता है। सबको लगा था कि वह ऊपर जाएगा, लेकिन वह ईशा के कमरे में ना जाकर वहां से बाहर चला जाता है। आदि भी जाना चाहता था लेकिन वह जानता था कि वह अभी अभिनव जी के सामने ऐसे जाएगा तो शायद उन्हें थोड़ा अजीब लगे। 2 मिनट से भी कम वक्त में अयान वापस आकर उन सब के साथ बैठ गया तो वह तीनों ये को अजीब नज़रों से देख रहा था। ये कर क्या रहा था। कभी वह कहते हैं उड़ीसा के पास जाएगा लेकिन बाहर चला जाता है, फिर बाहर से आकर वापस बैठ जाता है। ये देखकर अभिनव जी बोलते हैं, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये सुनकर इस बार ईशान बोलता है, लेकिन तुम बार बार कहाँ बच्चों की तरह भाग रहे हो, शांति से बैठकर खाओ, इतनी मेहनत से तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ना। ये चीज़ सुनकर आदि और अयान दोनों ही ईशान को घूमने लगते हैं और अयान कुछ बोलता उससे पहले आदि ईशान को देखकर बोलता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें सीखने चाहिए। ये कहकर आदि एक नौकर को देखकर बोलता है, मिस्टर ईशान के प्लेट्स को चेंज कर दो, लगता है इसे गलती से इस पर पानी गिर गई है। ईशान कुछ भी नहीं बोलता है, वह बस मन मन मुस्कुरा रहा था। वह तो जानबूझकर ही यह सब अयान को कह रहा था। वह देखना चाहता था कि अयान का रिएक्शन क्या होता, लेकिन उसे देखने मिला आदि का रिएक्शन। वही अयान आदि को हैरानी से देख रहा था। क्या आदि को बुरा लगा जब ईशान ने उसे कुछ कहा? तो ये सोचकर अयान को पता नहीं क्यों अपने दिल में अच्छा महसूस होता है। आखिर क्यों ना हो, उसका भाई था आदि। फैमिली के नाम पर उसके पास आदि के अलावा कोई भी नहीं था। भले वह आदि बचपन से साथ ना रहे हो, उनके बीच बहुत सारी झगड़ा हो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो, भले उनका रिश्ता कभी भी वैसा नहीं हो सकता जैसा होना चाहिए नॉर्मल भाई बहनों के बीच, लेकिन आखिर थे तो वह दोनों सगे भाई ना।
तभी वहां पर अयान के घर से एक बटला आता है जो शायद डिनर लेकर आया था। अब सब उसे कंफ्यूजन में देख रहे थे। ये देखकर आयन उठ जाता है और उसे डिनर को लेकर ईशा के कमरे की तरफ जाने लगता है। जब ईशान ये चीज देखता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है, पूछ लेता है ये तुम कौन सा खाना ले जा रहे हो ईशा के लिए। ये सुनकर अयान बोलता है मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई भी बात तुम्हें ईश्वर के बारे में जानी है तो तुम्हें ईशा से ही पूछनी चाहिए। वही आदि जब अयान को ईशा के कमरे में जाते हुए देखा है तो वह फोक को अपने हाथों में इतनी जोर से दबाता है कि उसके हाथों से खून निकलने लगता, लेकिन उसके हाथ नीचे थी जो कोई देख नहीं पा रहा था। उसके आगे बिल्कुल लाल हो गई तो सिर्फ बर्दाश्त नहीं होता था अयान का ईशा के करीब जाना। वही अयान ईशा के कमरे में जाकर गेट को नॉक करता है, कोई आवाज नहीं आता है तो यार बिना कुछ बोले गेट खोल के अंदर चला जाता है। तो वह देखता है ईशा शायद अपने लाइब्रेरी में थी और ईशा का आवाज देता ईशा ईशा अयान की आवाज सुनकर बाहर आती है और बोलती है तुम यहाँ। ये सुनकर अयान बोलता है हाथ में डिनर नहीं करना है क्या? भूख लगती है कि नहीं? तुम्हें रोबोट हो क्या तुम? ईशा अपना सर नाम हिला देती है तो अयान उसको सोफे पर बैठा देता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है और डिनर निकलने लगता है। सारे डिनर को देखते हैं और फिर अयान को देखकर बोलती है तुमने डिनर कर लिया? ये सुनकर अयान अपना सर नाम हिलता है तो ईशा बोलती है तो तुमने अपनी डिनर क्यों नहीं लाया? क्या तुम ये सब खाओगे? ये सुनकर अयान बोलता है क्यों नहीं खा सकता? ईशा बोलती है हाँ तुम नहीं खा सकते, अपने लिए नीचे से खाना मंगवाओ। ये सुनकर अयान ईशा के सर पर हाथ रखकर उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है ईशा जब तुम इतना कड़वा खाना खा सकती हो तो मैं क्यों नहीं? वहाँ पर जो खाना था वह सभी बहुत टेस्टलेस था क्योंकि वहाँ पर एक सूप रखा था जो सिर्फ पानी और कुछ केमिकल को शायद उसे करके बनाया गया तो दिखने में ही ब्लैक था और कोई भी बता सकता उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। और दूसरे प्लेट में एक पूरा वाइट चावल था, वह नॉर्मल कोई वाइट चावल नहीं था। अयान जानता था कि वह चावल नॉर्मल टेस्ट लिस्ट नहीं, वह कड़वा होता था। उसमें इतना विश्वास था। अयान अपनी आंखें बंद करता है और फिर खोलकर ईशा को बोलता है तुम खाना छोड़ दो, ये सब मैं भी छोड़ दूंगा। ये सुनकर रिश्ता अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लेती है जो अयान की चीज देखता है तो अयान बोलता है तुम्हें तकलीफ होती है ना? जब मैं ये सब खाता हूँ तो मुझे भी होती है ऐसा। मैं तो कितने सालों से तुम्हें ये सब खाते हुए देख रहे हो, क्यों नहीं तुम छोड़ देती हो? नॉर्मल इंसानों की तरह नॉर्मल खाना खाओ। ईशन की तरफ देखकर बोलते अयान मेरी वजह से अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। रेसिपी तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बहुत मुश्किल पहले ही बन चुकी है। वैसे भी आशा आंटी ने तुम्हारी जिंदगी को मुश्किलों से बचने के लिए बहुत मेहनत किया। उन्होंने जो भी किया वह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल से बचना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से बहुत बार तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में पड़ चुकी है। प्लीज अयान अब मत करो ऐसा, उनके इतने सारे प्लान्स को ऐसे बर्बाद मत होने दो। उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ किया है सिर्फ तुम्हें सिर्फ रखने के लिए, तुम जानते हो। ये सुनकर अयान बोलता है क्या तुम मुझे टॉन्ट कर रही हो? ये सुनकर ईशा हंसते हुए बोलती है मैं तुम्हें टोन कैसे कर सकती हूँ? इस बात पर आशा आंटी से सिर्फ इसलिए तो नफरत नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आखिर उन्होंने किसके लिए प्लान्स किया? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें सिर्फ रखने के लिए, इसलिए तो नफरत नहीं कर पाती ना? अयान अपने सर को झुकाते हैं और ईशा को देखकर बोलते हैं मुझे एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करती हो? ये सुनकर रिसर्च को देखकर बोलती है तुम्हें क्या लगता है? ये सुनकर अयान बोलता है तुम खुद पर करती होगी, इंसान को सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर होता है। ये सुनकर ईशा दूसरी तरफ देखती और बोलते हैं लोग करते होंगे खुद पर बहुत भरोसा यार, लेकिन मुझे तो खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हें किस पर भरोसा है तो मैं आज बंद करके भी बोल सकती हूँ मुझे तुम पर भरोसा है। एक सेकंड के लिए मैं ये कह सकती हूँ मैं खुद को धोखा दे सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे कभी लाइफ में धोखा नहीं दोगे। ये सुनकर अयान ईशा की तरफ देखकर बोलता है इसीलिए ना तुमने मुझे अपनी पेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर ईशा कुछ भी नहीं बोलता और वहां से उठकर जाने लगती है तो यार उसके हाथ को पकड़कर उसे वापस से बैठा देता है और बिना कुछ कहे उसे खाना खिलाने लगता है और खुद भी उसमें से ही खाने लगता है। ईशा को पता था उसे चीज का कोई टेस्ट नहीं आता होगा, खाने का मतलब से जिंदा रहना था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
और आगे कुछ भी नहीं कहता। ईश्वर को खिलाकर वह सारे प्लेस लेकर वहां से चला जाता है। ईशा अपना सर अपने सोफे पर टिका देती है और एक गहरी सोच में डूब जाती और खुद से बोलता है, और तुम्हारे इतने आसान है ना कि जान भी तुम्हारे लिए दे दूं तो वह भी कम पड़ जाएगा। फिर वह अपने सामने रखे पानी को पीती है और फिर से खुद पानी में देखकर बोलती है, तुम्हें कैसे बताओ यार, नॉर्मल खाना खाओ भी तो कैसे कुछ टेस्टी नहीं मिलता, कोई टेस्ट समझ ही नहीं आता। तुम्हें बता दूंगी तो तुम फिर से मुझे दया वाली नज़रों से देखोगे और मुझे किसी के भी नज़रों में अपने लिए दया नहीं देखनी। ईशा भी अपने बेड पर लेटी थी, बस अपनी आंखें बंद की थी। उसे पता दूसरे दिन जल्दी नींद नहीं आएगी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे किसी के धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। बहुत अच्छे से जानती थी इंसान कौन है, और यह वह भी जानती थी कि वो इंसान बिल्कुल भी उसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसे कुछ भी नहीं बोलता और दूसरी तरफ मुड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे एहसास होता है कोई इसके ब्लैंकेट को हटा रहा है और कोई उसके बेड पर लेटा और फिर उसके कमर पर अपने हाथ रखकर उसकी अपनी तरफ खींचा। ईशा अभी कुछ नहीं बोलती हो, अपनी आंखें बंद करके आराम से लेटी हुई थी। ये देखकर आदि धीरे से ईशा की कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम अच्छे से जानती थी कि मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर ईशा बोलते, हाँ तो क्या करती, तुम्हारा वेलकम के लिए वर्णमले मंगा के रखती, क्या ढोल सिंगा बजवती। फिर ईशा आदि को बोलते, एक बात बताओ, तुम्हारा अपना बेड पत्थर का बना हुआ है कि उसमें कोई कांटे लगे हुए कि जब देखो मेरे बेड पर आ जाते हो। मन, मेरा बेड बहुत सॉफ्ट है, इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ अपना बसेरा बना लो। आदि बिना कुछ कहे ईशा के ऊपर आ जाता है और ईशा जो अपनी आंखें खोल चुकी थी उसकी आंखों में देखकर बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये बहुत नॉर्मल सी बातें, हस्बैंड वाइफ रात में एक साथ सोते हैं। अब तुम तो मेरे कमरे में आने से रही, तुम मुझे ही आना पड़ा। ईशा आदि को देखकर बोलती है, बहुत जल्द तुम्हारे सर से ये हस्बैंड वाला भूत में उतार दूंगी। यह सुनकर आदि बोलता है, मैं तुम्हारा पतिदेव हूँ, तुम समझती हो पतिदेव का मतलब भी। ये सुनकर ईशा बोलती है, चाय का जो पट्टी होता है ना, वह भी तुमसे बेहतर है। ये सुनकर आदि ईशा के थोड़े और करीब आता है और उसके लिप्स के बहुत करीब बोलता है कि तुम जानना चाहती हो मैं कितना अच्छा हूँ, यह मैं तुम्हें बेड पर अभी बता सकता हूँ। ईशा की एक बहुत बुरी आदत थी अपने होठों को अपने दांतों से चुराना, जो हमेशा आदि को उसकी तरफ और उसकी लिप्स की तरफ और अट्रैक्ट कर देती थी। जो आदि यह चीज़ देखता है तो ईशा को बोलता है, तुम क्यों मेहनत कर रही हो, मैं कर देता हूँ। ये कहकर वह डायरेक्ट ईशा के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है, उसे वाइडली किस करने लगता है। आदि का एक हाथ ईशा के थाई पर था और वो उसके थाइस को बहुत वाइडली रब कर रहा था, जिससे ईशा की थाई बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। शादी को धक्का देने की कोशिश करती है, उसका दिमाग इसी वक्त बहुत खराब होता था, जो वह आदि को खुद से दूर करना चाहती थी और वह उसे कर नहीं पाती थी। क्या लगता है क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।